भाकर। और हम आज एक ऐसी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक को, या तो स्टूडेंट है या फिर आम नागरिक है, उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो बजट है वो किस प्रकार का है और कितने रुपए का बजट है। सबसे बड़ी बात है कि बजट पे लोगों का ये पता नहीं होता है कि पैसा आता कहाँ से और पैसा जाता कहाँ है। जबकि बजट भाषण में, सॉरी, बजट जो लिखा जाता है उसमें एक प्रॉपर ग्राफ होता है और उस ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है कि बजट में पैसा आता कहाँ से और जाता कहाँ से है। क्योंकि सरकार का वर्तमान जो गवर्नमेंट है, वर्तमान जो सरकार है, इसका अंतरिम बजट है, अंतिम बजट है इस सरकार का। इसके बाद चूँकि आपको पता है कि आने वाले समय में, यानी कि मई जून में इलेक्शन होने वाला है, जून में तो नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो नई सरकार के गठन के बाद फिर से एक नया बजट आएगा। लेकिन वर्तमान जो बजट है वो अंतरिम बजट है और ये जो बजट है इसमें लगभग 47.60 यानी कि 47.60 लाख करोड़ रुपए की बजट पेश की गई है। और ये जो बजट है, ऐसा देखने से नहीं लगता है कि ये कोई तत्कालीन बजट है, ये एक लंबे टर्म का बजट है। जितना इसमें आधारभूत चीज़ों पे खर्च की बात की गई है, ये देखने से लगता है कि सरकार आश्वस्त है कि आने वाली जो समय में जो इलेक्शन है उसमें मेरी ही सरकार बनने वाली है। खैर, ये तो सरकार की रही बात। लेकिन जब सरकार गठन हो जाए, सरकार का नया गठन हो जाएगा जुलाई में, जून में ही ना, 16 जून को रिजल्ट आ जाएगा, तो जून जुलाई में सरकार की गठन हो जाएगी। उसके बाद भी एक बजट आएगा, उस समय उसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो बजट है इसमें हमको ये देखना है कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा कहाँ आता है, कहाँ से आता है और कितना पैसा कहाँ जाता है। अब देखते हैं कैसे, इसको ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए कि हाँ, यहाँ पे है कि रुपया कहाँ से आता है और यहाँ है कि रुपया कहाँ जाता है। इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, देखिए, हाँ देखिए कि ये है कि रुपया कहाँ से आता है। कुल बजट है वो है 47.60 लाख करोड़ रुपए का कुल बजट हमारा है। ठीक है, अब है कि जो रुपया आता कहाँ से, रुपया जाता कहाँ है। तो हम देखते हैं कि ये है रुपया आने वाला। अब इस जो रुपया है इसको मान लेते हैं कि हम 1 रुपया है, या फिर इसको हम 100 रुपया मान लेते हैं, या हम 1 ही रुपया मानते हैं समझाने के परिप्रेक्ष्य में कि 1 रुपया है। उसमें से आप देखेंगे कि कहाँ से रुपया आ रहा है। तो हम लोगों ने, सरकार ने जो उधारी दिया है, सरकार जो है अपने घर चलाने के लिए जो है ना बहुत सारा तामझाम करती है। तो सरकार किसी को उधार दिया हुआ है, इंटरेस्ट पे पैसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि उधार और अन्य देयता से, उधार जिसको दिया हुआ है या लोन दिया हुआ है, उससे जो ब्याज मिलता है उससे सरकार को 28% पैसा आता है। यानी कि 100 रुपया में 28 रुपया सरकार को किससे आता है, उधार जो दिए हुए हैं उससे हमको ब्याज के रूप में मिलता है। उसके बाद आइए आयकर। सरकार जो इनकम टैक्स लगाती है लोगों पे, उससे हमको 19 रुपया आता है। ठीक है, सरकार जो है जिसको सरकार जो है आयकर से कितना प्राप्त करती है, 19 रुपया, यानी कि 19%। उसके बाद जो है जीएसटी जो है, सर्विस एंड गुड्स, मतलब गुड्स टैक्स है, सर्विस एंड गुड्स टैक्स से सरकार को मिलता है 18%। यानी कि 100 रुपये का 18 रुपये मिल जाता है किससे, जो है जीएसटी से। उसके बाद कारपोरेशन टैक्स से सरकार को मिलता है 17%। यानी कि 100, अगर इसको हम 100 रुपया मान लेते हैं तो सरकार को 17 रुपया मिलता है कारपोरेशन टैक्स से। उसी प्रकार उत्पाद शुल्क से सरकार को 5% मिलता है, यानी कि 5 रुपया मिलता है। ठीक, फिर उसी प्रकार देखिए कि सीमा शुल्क से सरकार को 4% मिलता है, यानी कि 4 रुपया मिलता है। उसी प्रकार से कर, विभिन्न प्राप्तियां से, विभिन्न प्रकार का छोटे छोटे कर होते हैं, टैक्स होते हैं, उनसे सरकार को 7 रुपया मिलता है, यानी कि 7% मिलता है। और विभिन्न प्रकार के पूंजी प्राप्तियां से सरकार को 1% मिलता है, 1%। तो सबसे अधिक किससे हो गया, तो उत्पाद एवं अन्य देयता से, यानी कि हम लोग जो, सॉरी, उधार जो दिए हैं, उधार से जो हमको ब्याज मिलता है वो सबसे अधिक 28% मिल रहा है। उसके बाद हमको आयकर से मिल रहा है कितना, 19%। उसके बाद हमको जीएसटी से मिल रहा है कितना, 17%। उसके बाद कारपोरेशन टैक्स हमको मिल रहा है, सॉरी, जीएसटी से हमको 18% मिल रहा है, यहाँ पर जीएसटी से 18%, और कारपोरेशन टैक्स से हमको मिल रहा है 17%। उसके बाद उत्पाद शुल्क से मिल रहा है हमको 5%, और विभिन्न प्रकार के प्राप्तियों से हमको मिल रहा है 4%, सीमा शुल्क से हमको मिल रहा है 4%,
और हाँ विभिन्न प्रकार के कर प्राप्तियों से हमको 7% और सीमा शुल्क से 4% और विभिन्न प्रकार के पूंजी से हमको 1% मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा आता कहाँ से पैसा जो, यानी सबसे अधिक कहाँ से आ रहा है, उधार देता से, यानी कि ब्याज से हमको 28% मिल रहा है, 28 रुपया, ऊपर से 3, कम से कम 3 जरूर याद रखिए। तो उधार देता से 28 रुपया मिल रहा है, यानी कि 28%, आय कर से 19%, जीएसटी से 18% और कारपोरेशन टैक्स से 17% हमको ऊपर से नीचे तक पैसा मिल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया पैसा कहाँ से आ रहा है। अब सरकार जो है वो पैसा खर्चा करेगी, कहाँ खर्चा करेगी और किस किस रूप में पैसा खर्चा करती है, हम उसको देख लेते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कि 100 रुपया सरकार का आया, सरकार के पास कुल प्राप्ति 100 रुपया है, तो खर्च कहाँ करेगी। देखिए, सबसे अधिक जो खर्च होता है वो होता है ब्याज भुगतान में 20%, यानी कि 100 रुपये का 20 रुपया जो है वो सरकार ब्याज भुगतान पे खर्च करती है। समझ गए, ब्याज मतलब कि देखिए, हम लोग भी तो देश चलाने के लिए भी बाहर से तो पैसा लिए हुए हैं, तो बाहर से पैसा लिए उसको तो ब्याज तो देंगे ना। जैसे हम लोग किसी से ब्याज लिए हैं जो हमको 28% यहाँ से मिला है, उस प्रकार से हम लोग भी किसी से कर्ज लिए तो उसको तो पैसा देंगे। तो सरकार जो पैसा कमाती है उसका 20% जो है हम लोग ब्याज में भुगतान कर देते हैं, तो वो चला गया। उसके बाद देखिएगा कि सबसे अधिक मात्रा में जो पैसा खर्चा करती है वो है केंद्रीय योजना में। सरकार की जो केंद्रीय योजना है, यानी जैसे मनरेगा हो गया, फिर सरकार के और भी बहुत सारी योजना है, जैसे कि धन जन योजना हो गया, धन जन योजना करें, ये किसान सम्मान निधि योजना हो गया, बहुत सारी योजना सरकार की होती है। उसमें 16% जो है सरकार व्यय करती है। ठीक, उसके बाद देखिएगा कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, ये है केंद्रीय क्षेत्र की योजना 16%, और एक है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, उसमें 8% खर्चा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा, सरकार जो टैक्स वसूलती है उसमें राज्य को भी तो पैसा देंगे ना, तो उसमें 20% राज्य खर्च करती है। ठीक, उसके बाद अब देखिएगा कि जो अन्य देयता है, अन्य मतलब और भी बहुत सारे लॉबिंग वगैरह में सरकार खर्च करती है, जो सरकार बताती नहीं है, तो वो जो उसमें 9% है। ठीक है, उसके बाद पेंशन, सरकार जो पेंशन देती है सभी अधिकारियों को जो नौकरी करते हैं, वो सारे अधिकारियों को जो पेंशन देती है उसमें 4% खर्च होता है सरकार का। उसी प्रकार से वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण के लिए सरकार 8% खर्च करती है, और रक्षा पर सरकार 8% खर्च करती है, सब्सिडी पर सरकार 6% खर्च करती है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखने की ज़रूरत है कि सबसे अधिक जो सरकार खर्च करती है कहाँ करती है, तो ब्याज भुगतान में। ठीक, उसके बाद खर्च कहाँ करती है, तो करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्सेदारी में खर्च करती है। जो राज्य को सरकार कुछ कुछ पैसा देती है उसमें 20% रुपया खर्च करती है, और 20% देखिए दोनों बराबर ही है, करों में राज्य का हिस्सा 20% और ब्याज भुगतान में 20%, और यहाँ है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% सरकार खर्च करती है। उसी प्रकार से वित्त आयोग के अन्य अंतरण के लिए 8%, अन्य व्यय के लिए 9% और पेंशन के लिए 4%, है ना। यहाँ पे देखिए कि केंद्र द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसके लिए 8%, सब्सिडी पर सरकार 6% खर्च करती है, और रक्षा पर 8% खर्च करती है अपने इनकम का जो है इनकम के पैसे को। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो जानने की चीज़ें याद रखने की चीज़ है कि रक्षा पर सरकार कितना खर्च करती है, कुल आय का रक्षा पर कितना खर्च करती है 8%, और सब्सिडी पर सरकार कितना खर्च करती है 6%। उसी प्रकार से जो है पेंशन पर सरकार 4% खर्च करती है, ब्याज भुगतान पर 20% खर्च करती है, और करों में राज्यों का हिस्से पर कितना खर्च करती है 20%। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं जो याद आपको रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर ऐसे भी कहीं आपको अगर जानकारी रखनी है तो आपको ज़रूर रखना है। लेकिन याद रखिएगा कि सरकार को जो आय की प्राप्ति है वो कहाँ सबसे अधिक है, तो उधार जो दिया है सरकार उसको जो ब्याज मिलता है उससे उसको सबसे अधिक प्राप्त होता है कितना, तो 28%, और जीएसटी से 18%, ये भी याद रखिएगा, और कारपोरेशन कर से 17%, और आय कर से 19% सरकार को आय की प्राप्ति होती है। तो ये इसमें बजट में ग्राफ था, और भी छोटे छोटे बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो मैं आगे वीडियो में इसको लाता रहूँगा, और ऐसे ही बन रही है मेरे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।